Hello everyone, this is आरती एंड वेलकम टू एचआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक के चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, लेसन नंबर 5 रहेगा हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राज्य कैसे थे, राजा कैसे थे वहाँ के, और एक जो प्राचीन गढ़ राज्य था वो कौन सा था, इसके बारे में आज हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोक शासक कैसे बने, यानी कि जो कुछ लोक शासक थे वो शासक कैसे बनते थे, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभाव्य जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, यानी कि उस समय जो लोग थे जो शासकों का चुनाव कैसे करते थे, मतदान के द्वारा करते थे शासकों का चुनाव। और कुछ राजा ऐसे होते थे जो जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि धीरे धीरे जो राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तन आ गए थे। और जो परिवर्तन कब आए थे, 3000 साल पहले आए थे। इसे आपको याद रखना, राजा बनने के जो परिवर्तन थे वो 3000 साल पहले आए थे। और जो इसमें परिवर्तन आए थे कि लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करते थे और राजा के रूप में उसे प्रतिष्ठित करते थे। आगे बढ़ते हम लोग। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र यानी कि खुला विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी कि घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, यानी कि घोड़े को क्या करते थे, घोड़े को छोड़ देते थे और जो भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा थे, अगर दूसरे राजा ने इस घोड़े को रोका तो अश्वमेध करने वाले राजा के साथ दूसरे राजा को लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, यानी कि अगर दूसरे जगह के जो राजा थे उन्होंने जो घोड़े को अगर ऐसे ही जाने दिया तो वो ये मानते थे कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है वो उस राजा से काफी शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और उसके बाद उन राजाओं के उस जगह के राजाओं पे जहाँ पे घोड़ा घूमता था उन्हें आमंत्रित किया जाता था। उन राजाओं को ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ये जो यज्ञ था ये किसके द्वारा संपन्न किया जाता था, ये विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, विशिष्ट ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और इसके लिए उन्हें किससे सम्मानित किया जाता था, उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। और यज्ञ में आमंत्रित जो सभी राजा होते थे, जिन राजाओं को बुलाया जाता था यज्ञ में, वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे बाकी के राजा। आगे बढ़ते, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इन सभी आयोजन में राजा का क्या होता था, राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, यानी कि जो सारे राजा होते थे उनका जो काम होता था, जो यज्ञ की पूरी प्रक्रिया चलती थी उसे देखना होता था बाकी के राजाओं को। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, यानी कि राजा के ऊपर जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो पवित्र जल के साथ उनके ऊपर छिड़काव करते थे और उसके साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे।
विश्व अथवा वेश्य, विश्व का क्या अर्थ है? वेश्य। जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, यानी कि जो वैश्य जैसे सामान्य लोग थे वो क्या लाते थे? राजा के लिए उपहार लाते थे, राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, और जिन्हें पुरोहित क्या मानते? जो ब्राह्मण थे वो क्या मानते? शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, और उन्हें कई अनुष्ठानों में, कई यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता था। किन्हें शामिल नहीं किया जाता था? शूद्र को शामिल नहीं किया जाता था। तो ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ण। वर्ण के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्ण क्या है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। सबसे पहले जो ग्रंथ था वो ऋग्वेद रचा गया था, उसके बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए थे उसे जो नाम दिया गया था वो उत्तर वैदिक ग्रंथ का नाम दिया गया था। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वेद शामिल है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो 3 वेद है ये कब आए थे? ऋग्वेद के बाद आए थे। ये तीनों ग्रंथ कौन से थे? उत्तर वैदिक ग्रंथ के समय के वेद थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसके बारे में क्या क्या चीजें बताई थी? इसके बारे में अनुष्ठान के बारे में बताया गया, उनकी अनुष्ठान की पूरी विधियों के बारे में बताया गया है, और सामाजिक नियमों के बारे में भी इन वेदों में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उस समय समाज में कई समूह थे, यानी कि उस समय समाज में बहुत सारे ग्रुप थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक यानी कि मजदूर, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। यानी कि जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, और उसी की और वहीं पर ही कुछ जो कृषक होते, जो कृषि का काम करते थे, और जो व्यापारी होते थे वो भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। और निर्धन में कौन कौन आते थे? पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक यानी कि मजदूर, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे वो निर्धन लोग में आते थे। आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वर्ण किसे कहते हैं? पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें नाम दिया गया वर्ण का। जिसे क्या नाम दिया गया? वर्ण का नाम दिया गया। ये जो वर्ण किया गया था ये इनके कार्य के आधार पे वर्ण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। उनका मानना था कि प्रत्येक जो वर्ण है उनके क्या क्या अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ण यानी कि ब्राह्मण, पहला वर्ण याद रखना, पहला वर्ण कौन था? ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। यानी कि पहले वर्ण में क्या आते थे? पहले वर्ण में ब्राह्मण लोग आते थे। ब्राह्मण का जो काम था वो वेदों का अध्ययन करना, वेदों की स्टडी करना और वेदों को लिखने का काम था, और उसके साथ यज्ञ करने का काम भी ब्राह्मणों का था। इसलिए ब्राह्मण को पहला स्थान दिया गया था। उसके बाद जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, इन सभी कामों के लिए ब्राह्मण को उपहार यानी कि गिफ्ट दिया जाता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता। इनका क्या काम होता था? शासक का इनका जो काम होता था युद्ध करना होता था, और लोगों की रक्षा करने का जो काम था वो शासक का होता था। इसलिए जो शासक थे वो 2nd नंबर पे आते थे। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्थान पर कौन आते थे? तीसरे स्थान पर वैश्य आते थे। इनके अंतर्गत कृषक आते थे, पशुपालक आते थे और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि क्षत्रिय और जो वैश्य होते थे दोनों को ही क्या प्राप्त था? यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। वर्णों में अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कि जो शूद्रों का काम था, शूद्र किस नंबर पे आते थे? 4th नंबर पे आते थे। इनका जो काम था, जो तीनों वर्ण थे उनकी सेवा करने का काम किसका था? 4th नंबर पे शूद्रों का काम था। तो इसे आपको याद रखना है। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो शूद्र थे उन्हें कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। यानी कि औरतों को, फीमेल को भी शूद्रों के समान ही माना गया था। इन्हें भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था उस समय। याद रखना है सारी चीजें आपको। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, और जो महिलाएं थी, जो फीमेल थी, उन्हें भी शूद्रों की तरह वेदों के अध्ययन का अधिकार भी प्राप्त नहीं था उस समय पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो पुरोहित यानी कि ब्राह्मण मानते थे वो सभी वर्णों का जो निर्धारण था वो किसके आधार पर मानते थे, जन्म के आधार पर मानते थे। जिस परिवार में जैसा जन्म होगा उसी प्रकार से उसका वर्ण निर्धारित होगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, यानी कि जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्राह्मण माता पिता की अगर संतान होती है तो वो क्या मानी जाती है, ब्राह्मण मानी जाती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया और बाद में इसके बाद क्या मान गया, कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। यानी कि अछूत में कौन कौन से लोग आते थे, शिल्पकार आते थे, शिकारी आते थे, भोजन संग्रह करने वाले लोग आते थे और सबों को दफनाने और जलाने वाले जो लोग थे वो सभी अपवित्र माने गए थे। सभी लोगों को अछूत वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। कई लोगों के ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया और कई लोगों ने इन ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसे स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ जो राजा थे वो अपने आप को ब्राह्मणों से, पुरोहितों से क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि ये जो आपने जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण किया ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, यानी कि कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव होता था उसे भी उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका है, यानी कि कुछ लोग मानते थे कि जो अनुष्ठान यज्ञ करने का जो अधिकार है वो सभी का होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, यानी कि भारत उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा कम थी। यहाँ पे पुरोहितों यानी कि ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वो भी सीमित था। आगे बढ़ते हैं। अब हम उससे पहले इसे डिस्कस करते हैं। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के जो पात्रों का प्रयोग था किस लिए किया जाता था, ये महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब हम जनपद के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इंपॉर्टेंट है, जनपदों के राजा कौन थे, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर किसके राजा हो गए, जनपदों के राजा माने जाने लगे। ये याद रखना है आपको। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती थी। जन का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह होती थी। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे मैप को भी। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। वो क्या करते थे, वो चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग किसके बर्तन बनाते थे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ कैसे होते थे, धूसर होते थे और कुछ होते थे लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। इन पुरा स्थलों में कुछ बर्तन कैसे थे, विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। तो इन बर्तनों में चित्र बने होते थे। इस प्रकार ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। यानी कि ये जो आकृतियां कैसी होती, या तो सरल रेखाओं के रूप में होती या फिर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाजनपद के बारे में हमें पढ़ना।
करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाजनपद किसे कहा जाने लगा? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा या महाजनपद का नाम दिया गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। महाजनपदों की क्या होती थी? महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यानी कि इन राजधानियों में क्या होता था? कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। और किलेबंदी का क्या अर्थ होता था? किलेबंदी का अर्थ है इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया है। यानी कि किलेबंदी से क्या पता चलता है? किलेबंदी से पता चलता है कि जो राजा थे वो दूसरे राजा उन पर आक्रमण ना करते, हमला ना करते, इसलिए ये किलेबंदी या फिर इन किलों का निर्माण करते थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले से मैप को डिस्कस करते हैं। ये क्या है? जनपद और महाजनपद नगर के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें वैशाली आपको दिखने को मिलेगा। अभी वजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मगध शक्तिशाली राज्य था, और उसके बाद अवंती, उज्जैन, कुरु और गंधार, तक्षशिला। तो ये मैप में बताया गया है कि जनपद और महाजनपद कौन थे। कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। यानी कि इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। यानी कि इस प्रकार की जो विशाल दीवार बनाने के लिए, बड़ी दीवार बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ती थी उस समय, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। और लाखों की संख्या में ईंटों का इंतजाम भी करना पड़ता था और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, और हजारों स्त्री पुरुषों बच्चों ने भी इस किले को बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा, या किलेबंदी को बनाने के लिए। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, और इन सब की दीवारों को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती होगी? संसाधनों की आवश्यकता होती होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। यानी कि अब राजा जो थे वो सेना रखना राजा ने आरंभ कर दिया था, और सिपाहियों को नियमित एक वेतन देके, एक राशि देकर पूरे साल के लिए सिपाहियों को रख लेते थे, यानी कि सैलरी देते थे। कुछ भुगतान संभव थे आहत सिक्कों पृष्ठ 84 पर चित्रित देखो के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। इस दीवार का निर्माण कब हुआ है? 2500 साल पहले हुआ है। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। कर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कर आज भी हम लोग देते हैं, जिसे टैक्स के रूप में हम लोग जानते हैं, और कर उस टाइम पे भी लोगों को चुकाना होता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्राचीन संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस समय जो महाजनपद के राजा होते थे वो विशाल किले बनवाते थे, यानी कि बड़े किले बनवाते थे, और बड़ी सेना भी रखते थे अपने पास। और इसके लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होगी? इसके लिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। और महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए जो उपहार होते थे उस पर डिपेंड नहीं रहकर अब किसके ऊपर डिपेंड रहने लग गए? अब डिपेंड रहने लग गए कर के ऊपर, कि उन्हें कर दिया जाए, उन्हें टैक्स दिया जाए। आगे बढ़ते हैं अब हम। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग
कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। किसके ऊपर? फसलों पर लगाए गए जो टैक्स थे, जो कर थे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कौन थे? अधिकांश लोग कृषि थे, अधिकांश लोग कृषक थे। और प्राय उपज का यानी कि पूरी जो फसल उगती थी उसका 1/6 भाग या 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, टैक्स के रूप में निर्धारित किया जाता था, और जिसे क्या कहते थे? जिसे भाग कहते थे। जिसे किसका नाम दिया गया था? जिसे भाग का नाम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। और कृषकों के ऊपर तो टैक्स लगाया ही, उसके साथ ही राजा ने कारीगरों के ऊपर भी कर लगा दिए गए थे, जिसे कि श्रम के रूप में चुकाए जाते। और जो कर था कारीगर कैसे चुकाते थे? श्रम के रूप में चुकाते। जैसे कि अगर कोई बुनकर हो गया, कोई लोहार हो गया, कोई सुनार हो गया, वो राजा के लिए महीने में एक दिन राजा का इस प्रकार का काम करना पड़ता था, या बुनकर का काम करना पड़ता था, लोहार का काम करना पड़ता था, या सुनार का काम करना पड़ता था, यानी कि सभी को टैक्स देना होता था। आगे बढ़ते, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। और पशुपालकों को किस रूप में कर देना पड़ता था? पशुपालकों को जानवरों या फिर उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। आगे बढ़ते, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, और व्यापारियों को भी सामान खरीदने और बेचने का भी कर देना पड़ता था राजा को। आगे बढ़ते, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, और ये लोग जो कर देते थे वो जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी इन्हें, जो भी ये लोग जंगल से लाते थे, कर के रूप में देना होता था। आगे बढ़ते, अब हम कृषि में परिवर्तन हम देखेंगे कि कृषि में जो परिवर्तन आए, कृषि में जो चेंज आए या बदलाव आए, वो किस प्रकार से आए। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो फाल थे कैसे बनने लगे? हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, यानी कि अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से और आराम से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, और इससे जो फसलों की जो उपज थी वो भी बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, और दूसरे लोगों ने क्या किया? धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। यानी कि खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण करना शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। अब पहले की तुलना में जो पौधे थे वो अब जीवित रहने लगे थे। इसके लिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी, और इन सब की जो देखभाल करने के कारण जो पैदावार भी थी वो भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम करना था, यानी कि इसमें क्या होता था? कृषि को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, परिश्रम करना पड़ता था। यह काम ज्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर या कम कार करते थे। यानी कि ये जो काम थे कौन कौन करते थे? दास करता था, गुलाम करता था, या फिर कोई दासी हो गई, या भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे, वो लोग फसलों की देखभाल करते थे। आगे बढ़ते, सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में। सबसे पहले मगध के बारे में डिस्कस करते हैं। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। चलिए मगध को हम लोग देखते हैं। ये क्या है? हमारा मगध है। आगे बढ़ते हैं अब हम। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यानी कि जो मगध था 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था वो किससे बना था? जंगलों से भरा हुआ था। मगध का जो एक हिस्सा था वो किससे भरा था? वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग कर सेना के काम में लाया जाता था। इन हाथियों को पकड़ा जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था, और उसके बाद सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, और जंगलों से घर, रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा आयस की खदान है, और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में लोहा और आयस की खदानें भी पाई जाती थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, और मजबूत औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए ये काफी उपयोगी थे। आगे बढ़ते हैं। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट यहाँ से कि मगध में 2 शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। ये कौन थे? ये मगध के 2 शक्तिशाली शासक थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते
चाहते थे, जिससे कि जो अन्य जनपद है ये दोनों शासक उस पे भी अपना कब्जा कर सके। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे और उस समय जो दो शासक तो थे शक्तिशाली, और उसमें एक शासक और भी थे महापद्म नंद या फिर महापद्मानंद भी इन्हें कहा जाते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक थे, तो इसे आपको याद रखना है। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, कौन से वाले क्षेत्र को फैलाया था? महापद्म नंद ने राजगीर, जो अब कहाँ है वो राजगीर में है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और ये जो राजगिरी थी वो मगध की राजधानी कई सालों तक बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र जो है आज का पटना को राजधानी बनाया गया था, यानी कि उसके बाद जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं? आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वो भी मगध की राजधानी थी। इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, वे इस बात से डरे थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2300 साल से भी पहले की बात है कि जो मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर, नाम याद रखना है सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता? जीतना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को उसने जीतता हुआ, यानी कि उसने मिस्र को जीता, पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता और उसके बाद उसने क्या कि अब वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा, यानी कि मगध की ओर आक्रमण करना चाहता, उसके जो सिपाही थे, उसकी जो सेना थी, उसने इनकार कर दिया कि हम मगध यानी कि भारत के शासकों के साथ हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे और इसलिए सिकंदर के जो सिपाही थे, सिकंदर की जो सेना थी, युद्ध करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। वो बहुत डर गए थे मगध के राजा की शक्ति देखकर। और जो सिकंदर के सिपाही या सिकंदर की सेना कहती थी कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, जिसके कारण हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग युद्ध में मारे जाएंगे। इसलिए सिकंदर की सेनाओं ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते अब हम गढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह यानी कि ग्रुप के लिए किया जाता है। संघ का क्या अर्थ होता है? संघ का अर्थ होता है संगठन या फिर सभा से होता है। चलिए वज्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। अभी हमने पढ़ा कि मगध क्या था? एक शक्तिशाली राज्य था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। उसके नजदीक ही, उनके पास ही कौन सा राज्य था? वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। और जिसकी राजधानी वैशाली थी, वैशाली को किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है हमारे। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। इंपॉर्टेंट है, वज्जी के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी, कौन सी शासन व्यवस्था थी? गण की शासन व्यवस्था थी और संघ की शासन व्यवस्था थी, जो मगध से पूरी तरीके से भिन्न थी। चलिए आगे बढ़ते अब हम। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। ये जो राजा थे सभी अनुष्ठानों यानी कि सभी यज्ञों को एक साथ संपन्न करते थे, सभी मिलकर। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। यानी कि क्या करते थे कि ये जो राजा होते थे सभी मिलकर सभा में बैठकर ये लोग बातें करते थे, सारे राजा, की किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से सारे कार्य करने। तो ये सारी चीजें पहले ही एक प्लानिंग के अनुसार सभी राजाओं की एक राय होती थी, उसके बाद ही ये लोग आगे के कार्य करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वज्जी के अंतर्गत कौन हिस्सा नहीं लेता था? वज्जी के अंतर्गत जो स्त्रियां होती थी, जो दास यानी कि गुलाम होते, कमकार यानी कि जो श्रमिक मजदूर होते थे, वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध तथा महावीर
जिनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध तथा महावीर जो थे दोनों ही गण या फिर संघ से संबंधित थे, ये याद रखना है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, यानी कि बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। वज्जी संघ का ये जो वर्णन लिया गया किससे लिया गया है? दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इन्हें कब लिखा गया था? इन्हें 2300 साल पहले लिखा गया था। आगे डिस्कस करते हैं अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में डिस्कस करते हैं। अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, यानी कि जो अजातशत्रु था वो किस पे आक्रमण करना चाहते थे? वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। उन्होंने यानी कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, यानी कि क्या क्या, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे एक साथ, और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे सभी साथ, और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि जो वज्जी है वो महिलाओं के साथ ना ही जोर जबरदस्ती करेंगे, ना ही महिलाओं को बंधक बनाएंगे, महिलाओं को दासी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखाव करेंगे, और शहरों तथा गांवों में किसका रखाव करेंगे? चैत्यों का रख रखाव करेंगे, यानी कि उनकी देखभाल करेंगे। विभिन्न मातवलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, यानी कि विभिन्न जो मातवलंबी संतानों का सम्मान करेंगे और उनके आने और जाने पर वज्जी के लोग कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। तो इसलिए मगध और वज्जी दोनों एक दूसरे से अलग थे। आगे बढ़ते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। क्या हुआ था? गण और संघ पे किन्होंने विजय प्राप्त करी थी? गुप्त शासकों ने गण और संघ पे विजय प्राप्त करके उस राज्य को किसमें शामिल कर दिया? इस राज्य को अपने राज्यों में शामिल कर लिया था गुप्त शासकों ने। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अन्यत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस समय हमारे देश में ये सारी चीजें चली थी, उस समय बाहर के देशों में क्या चल रहा था। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। शासन व्यवस्था की स्थापना एथेंस के लोगों ने की थी। कब की थी? 2500 साल पहले की थी, जिसे नाम दिया गया प्रजातंत्र या गणतंत्र। ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। ये जो व्यवस्था थी कब तक चली थी? 200 सालों तक चली, और इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, और इसके अंतर्गत 30 साल की उम्र के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो क्या थे? दास नहीं थे, जो लोग गुलाम नहीं थे। तो इसे याद रखना है। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यानी कि वहाँ पे क्या थी? वहाँ पे एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण कार्यों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा को बुलाया जाता था। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। इसके अंतर्गत ये जो सभा चलती थी, इसके अंदर सभी जो नागरिक थे वो भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी, यानी कि शासन के जो भी पद होते थे, जो वैकेंसी होती थी, उसके ऊपर जो भी नियुक्ति होती थी, जो वैकेंसी को फुलफिल किया जाता था, वो लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना के अंतर्गत अपनी जो सेवाएं हैं उसे देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था उस समय भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। यानी कि व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से जो विदेशी थे उन्हें भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में जो खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में जो काम कर रहे दास होते उन्हें भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में डिस्कस करते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए थे। यानी कि जो नए शासक बने थे वो कब बने थे? वो 3000 साल पहले आए थे। तो इसे आपको याद रखना है कि जो नए शासक आए थे वो 3000 साल पहले आए थे। आगे बढ़ते, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुआ। महाजनपद का जो आरंभ था कब हुआ था? 3000 साल पहले हुआ था। सिकंदर का आक्रमण दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, यानी कि सिकंदर का जो आक्रमण की कहानी थी वो दीघ निकाय के लेखन में की गई थी। और ये कब का लेखन है? ये 2300 साल पहले का है। आगे बढ़ते हैं। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब हुआ था? लगभग 1500 साल पहले गढ़ और संघ राज्यों का अंत हुआ था। जिसके अंतर्गत अंत क्यों हुआ था? क्योंकि गुप्त शासकों ने इस राज्य को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।